अगर मैं इस कार का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाता हूँ तो वो कुछ एज अ स्ट्रेट लाइन बन के जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 40, ठीक है ना। तो ये 40 की मैं वेलोसिटी दिखा रहा हूँ, अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 10 सेकंड में इसकी क्या वेलोसिटी थी 40, 20 सेकंड बाद 40, 30 सेकंड बाद 40, 40 सेकंड 40, से टाइम दिखा रहा हूँ, समझ गए ना। तो कॉन्स्टेंटली 40 की रफ्तार है तो उसका ग्राफ आप समझ सकते हैं ऐसा बन के जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार अगर इस कार का हमारे को वेलोसिटी पता है तो क्या हम इस कार का डिस्टेंस नहीं बता सकते। समझ गए। एक था मैंने आपको पहले यहाँ पे जब डायरेक्टी के टाइम पे बताया था, मैंने जो क्वेश्चन बनाया था कि मेरे को डिस्टेंस टाइम का फंक्शन वगैरह गिवन था, मैंने वेलोसिटीज़ बताई थी। यहाँ पे हम अपोजिट कह रहे हैं कि क्या मुझे वेलोसिटीज़ पता है तो क्या मैं डिस्टेंस वगैरह बता सकता हूँ, तो हाँ वो भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि यार जैसे इमेजिन करो कि मैं यहाँ पे आपसे 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में इस कार ने कितना ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई मतलब जैसे पहले इसको मैथमेटिकली बता दो, तो मैथमेटिकली हम कहते हैं कि देखो जो वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है, जैसे वेलोसिटी लिख दो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है। पर डिस्प्लेसमेंट वगैरह आप सब छोड़ दो, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो अब डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम बोल दो, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम बोल दो, समझ गए ना। वेलोसिटी स्पीड मैं उन चीज़ों में ज़्यादा घुस नहीं रहा, लेकिन मोटा मोटा जब एक आध स्ट्रेट लाइन में सीधी चलते तो वेलोसिटी स्पीड सेम ही होता है। हम वेलोसिटी बोलते स्पीड बोलते फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होती है। और हम बोलते हैं अगर हम यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो हमने डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हमने डिस्टेंस हो जाएगा वो वेलोसिटी इनटू में टाइम हो जाएगा। आई तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तुम बोलते हैं हाँ यार ये तो हो जाएगा, वेलोसिटी में टाइम को तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तुम बोलेंगे पता नहीं चलता क्या वेलोसिटी मिले 40, हमने पता ना कितने टाइम के बारे में बात कर रहे हो। तो बोले मैं 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में इस कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसके बारे में बात करूँ, जो कि 20 सेकंड हो जाता है। तो अगर मैं 40 में 20 करूँगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 800। तो हम बोलेंगे 800 मीटर, अगर वो स्पीड मीटर पर सेकंड में तो मीटर में आंसर आ जाएगा, समझ। तो हम बोलेंगे इस कार ने 800 का मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा, ठीक है ना, 10 सेकंड से 30 सेकंड के बीच में। अब इसी चीज़ को हम ग्राफिकली जब हम करते हैं तो हम बोले ग्राफिकली हम कहते हैं यार देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे जॉइंट करूँ और इसको यहाँ पे ऐसे जॉइंट कर दूँ तो यहाँ पे मेरे को एक रेक्टेंगल देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। हम बोलते हैं इस रेक्टेंगल के अंदर ना भाई ये जो 40 है ना यहाँ पे देखो ये इसके बराबर है, इस रेक्टेंगल की एल के बराबर है, ठीक है ना। और जो 20 यहाँ पे इस रेक्टेंगल विड्थ के बराबर है। और जब आप एल इंटू बी करो यहाँ पे तो आप ही हम ही कह सकते हैं कि आपने यहाँ पे इन दोनों को इसके एल और बी को मल्टीप्लाई करके समझ के ना ये कर दिया है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब एरिया निकाल दिया है। रेक्टेंगल का एल इंटू बी करके एरिया आता है, आपको पता होगा ये सब, ठीक है ना। तो बोलेंगे जब आप इसका 40 to 20 करते हो तो बेसिकली आप रेक्टेंगल की ग्राफिकली आप एल इंटू बी कर रहे हो, ठीक है ना। और ग्राफिकली वो आप रेक्टेंगल के एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं यार इसका मतलब ये हो गया कि हमने एक रिलेशनशिप ढूंढ के निकाल लिया कि जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, समझ गए आप। इसको ऐसे कर सकते हो कि मतलब लिख लो, लिख के कर लो, एक काम करो, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है, एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है। डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैथमेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं तो ये हमने एक रिलेशनशिप ढूंढ के निकाला, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है ना। उम्मीद लगा रहा हूँ नहीं पढ़ा तो अभी आपको थोड़ा सा जो मैंने समझाया इसमें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम आता है जब आपकी कार अलग मोशन में चल रही हो, ठीक है ना। जैसे इमेजिन करो एक कार है, ठीक है, एक कार है और ये इस पर्टिकुलर किसी डैश में चल रही है पर सेम स्पीड से नहीं चल रही। इसकी स्पीड का एक फंक्शन है दैट इज़ वाई इक्वल टू से x² + 40, ये इसका फंक्शन है, स्पीड का फंक्शन है। मतलब समझ गए ना, इसका स्पीड का फंक्शन मतलब अलग अलग टाइम पे इसकी स्पीड अलग अलग है। 1 सेकंड पे क्या स्पीड होगी इसकी, एक यहाँ पे डाल दो 41 मीटर पर सेकंड, 2 डाल दो 44 मीटर पर सेकंड, 3 डाल दो 49 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड बढ़ते जा रही है। आई आपको समझ में आ रहा है, तो ये इसका फंक्शन है। अब इसका अगर मैं यही करता हूँ कि इसका अगर मैं निकालना चाहता हूँ, पहले तो ग्राफिकली इसकी मोशन को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ग्राफिकली कुछ ऐसा दिखेगा ये। कुछ यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा इसका मोशन, ठीक है ना। ये जो मतलब इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊँगा, इसका मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो इसका जो वो है ग्राफिकल मतलब ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। ऐसा करके इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इसकी अगर स्पीड बढ़ रही है ना तो ग्राफ और स्पीड वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाता जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब इसी कार का अगर मैं जानना चाहता हूँ, बताना जरा 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड के बीच में इस कार ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो कैसे पता लगाएंगे। तो हम बोलते हैं भाई अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करने की बात करूँ जो मैंने पीछे फॉर्मूला बनाया कि जो डिस्टेंस होता है वो वेलोसिटी इनटू में टाइम होता है, ठीक है ना। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने की बात करूँ तो मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि टाइम तो आपको पता है चलो 20 सेकंड, लेकिन वेलोसिटी
कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि इससे इस बीच में वेलोसिटी बढ़ती गई है, समझ गए। तो अलग अलग वेलोसिटीज़ है, तो कौन सी वाली वेलोसिटी यूज़ करनी है। यहाँ पे तो एक ही वेलोसिटी थी 40, तो हम बोलेंगे वो 40 यूज़ कर ले तो उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती है। यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी यूज़ करनी है, 10 सेकंड पे क्या थी वो वाली यूज़ करनी है, 10 डाल के वो वाली लगानी है, 30 डाल के वो वाली लगानी है, कौन सी वाली लगानी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। तो हम ही कह देते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला वर्क ही नहीं करता, यहाँ पे फॉर्मूला वर्क नहीं करती, ये फॉर्मूला हटा दो, फॉर्मूले से काम ही नहीं होता, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला वर्क नहीं करता, पर वो वर्क करता है जो हमने रिलेशन ढूंढ के निकाला था, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस के बराबर होता है, ये रिलेशनशिप वर्क करता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो बोलते हैं ये जो एरिया होगा ना इस ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, ये एरिया अगर आप निकाल लो, ये एरिया अगर आप निकाल लो तो ये जो एरिया होगा ये एरिया कहीं ना कहीं हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। लेकिन एरिया निकालना अगेन प्रॉब्लमेटिक है। हम बोलते हैं कि एरिया कैसे निकलेगा भाई, ये जो फिगर है इसकी शेप देखना कैसे शेप की फिगर है, ये ना तो रेक्टेंगल है ना प्रॉपर ट्रेपिज्म ही है, ट्रेपिज्म भी नहीं बोल सकते इसको, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे इस ऐसी ये जो अजीबोगरीब फिगर है इसका मैं एरिया कैसे निकालूंगा। तो मैथमेटिशियन ने यहाँ पे एक दिमाग चलाया, उन्होंने बोला कि यार इसके एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये रेगुलर फिगर तो नहीं है, कोई नॉर्मल रेगुलर फिगर होती है जैसे रेक्टेंगल्स होते हैं उनके हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। इवन जो मैं कह रहा हूँ ट्रेपिज्म्स होते हैं, जो उसमें ट्रेपिज्म होते हैं जिसकी दो साइड पैरेलल होती है, दो स्ट्रेट साइड्स होते हैं पैरेलल नहीं होते, ट्रेपिज्म्स होते हैं, उनके भी हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं। लेकिन ये ट्रेपिज्म भी नहीं, एक अजीब सी घूमी फिरी सी शेप जा रही है। और आप समझ सकते हो कि कई बार तो ग्राफ ऐसे टेढ़े मेढ़े से भी जाएंगे, तो उस टाइम पे तब चीज़ें बहुत ही अजीब हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें तो फिर भी आप कहीं ना कहीं दिमाग लगा रहे हो, लेकिन जब टेढ़े मेढ़े ग्राफ जाएंगे तो बिल्कुल ही समझो अजीब वगैरह फिगर आएगी, तो एरिया निकलेगा कैसे। तो मैथमेटिशियन ने यहाँ पे एक दिमाग लगाया कि भाई ये नॉर्मल फिगर तो है नहीं जिसका हम नॉर्मल किसी फॉर्मूले से आंसर निकाल सके। तो उन्होंने एक अलग तरीके से इसका आंसर निकालने की कोशिश किया। उन्होंने बोला कि यार आप क्या करो, आपने इस फिगर के टुकड़े करो, इसको बीच में से तोड़ो। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में से जैसे इसके बीच में को 20, तो इसके बीच में से 20 होगा ना, बीच में 20 करके ऐसे बीच में दो टुकड़े में तोड़ दिया इसको इस तरीके से। फिर उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा करते हो फिर आप इसको यहाँ पैसे जॉइंट कर दो, इसके यहाँ पे से जॉइंट कर दो। तो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो रेक्टेंगल देखने को मिलते हैं, एक ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के एरिया तो जोड़ सकते हो। और बोला अगर आप रेक्टेंगल के एरिया जोड़ लो तो आप ये वाला और ये वाला एरिया कवर कर लोगे। समझ में, थोड़ा सा यहाँ पे ये एरिया रह जाएगा, पर मोटा मोटा एरिया तो कवर हो जाएगा। और अगर एरिया आपका डिस्टेंस को बता रहा था तो मोटा मोटा एरिया कवर करके आप मोटा मोटा डिस्टेंस तो बता पाओगे, क्या मोटा मोटा इतना तो कार कवर कर लेगी। जैसे अभी मैं उसके यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो आप बोलेगे भाई देखो इसका एरिया निकाल दे, ठीक है ना। तो एरिया अब यहाँ पे मैं जो निकाल रहा हूँ वो मैं एरिया ग्राफ का नहीं निकाल रहा, क्योंकि ग्राफ का एरिया तो मैं निकाल नहीं सकता, ग्राफ के एरिया के लिए मुझे ये भी निकालना पड़ेगा। मैं एरिया इन दो रेक्टेंगल्स का निकाल रहा हूँ बस, ठीक है ना, क्योंकि समझ ना ग्राफ के लिए मेरा ये थोड़ा बच जा रहा है, तो बस मैं एरिया लिख दे रहा हूँ। लेकिन एरिया का मतलब है यहाँ पे रेक्टेंगल के एरिया निकाल रहा हूँ। तो पहले रेक्टेंगल के एरिया निकालने के लिए आपको उसका ये लेंथ टू विड्थ ये चाहिए होगा, ठीक है ना। अब बोलेंगे इसका ये तो मुझे दिख रहा है 10 का है, समझ गए ना, मैंने बीच में से काटा है 30 को, तो ये 10 का ही हो गया और 10 का ही हो गया, ठीक है ना। और ये कितना होगा मतलब ये आप फंक्शन से निकालो, आपके फंक्शन है ना x² + 40, ये जो ग्राफ है x² + 40 का ही तो ग्राफ है। तो x² + 40 के अंदर अगर आप 10 डाल दोगे तो ये दे देगा ना ग्राफ में, ये तो देता है, इस पर ये देता है ना, ये जो होता है ये समझ गए ना, आपको ये हाइट दे देगा मेरे को। तो मैं यहाँ पे निकाल लूँगा भाई कितना हो जाएगा, x² + 40 के अंदर आप वो डालोगे 10 तो 100 140, तो L × में B, समझ गए। ये करके मैं इस वाले पहले रेक्टेंगल एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे सेकंड रेक्टेंगल के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ये तो 10 ही है और ये निकाल में 20 डालना पड़ेगा ताकि उसकी हाइट में निकाल सकूँ। तो अगर आप इस फंक्शन के अंदर 20 डालोगे तो 20 का स्क्वायर 440, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 440 × में 10। तो ये करके मैं कह सकते हैं यहाँ पे 1400 इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, प्लस 4400 इसका आंसर आ गया और टोटल 5800 मेरा टोटल आंसर आ गया। तो मेरे दोनों जो रेक्टेंगल के एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 5800, ठीक है ना। और आप ये कह सकते हो कि ये जो पिंक वाला ग्राफ है इसका अगर मैं एरिया की बात करूँ 5800 से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इनका 5800 तो ये थोड़े जो रह गए वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मैथमेटिशियन ने क्या किया, मैथमेटिशियन ने बोला कि इसको एक स्टेप और आगे लेके जाओ। उन्होंने बोला कि यार ये आप ये 2 में क्यों कर रहे हो, आप अगर ये कर सकते हो तो आप 4 में कर दो ना। इसको 4 में करने के बारे में बात किया तो 4 का, ठीक है, नीचे बना के दिखाता हूँ। जब आपको ऐसे PCC करना है आप 4 पीसेस कर लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में इसके कटोर मार दो तो ये 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और फिर अगर आप ये करते हो कि इनको जॉइंट इस तरीके से मारते हो कुछ इस तरीके से, तो तब आपके 4 रेक्टेंगल्स आ गए। और तब अगर आप यही करते हो जो आप अभी आपने किया कि इसको ऐसे जॉइंट कर देते हो, ठीक है ना, इसको ऐसे जॉइंट कर देते हो, इसको ऐसे जॉइंट कर देते हो, इसको ऐसे जॉइंट कर देते हो, ठीक है ना। वो छोटा सा उसको इग्नोर करो, ये हटा देते। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैथमेटिशियन कह रहे हैं कि आप ऐसा करके ना आप 4 रेक्टेंगल बना सकते हो। और आप इस 4 रेक्टेंगल को आप ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे ऊपर वाले के मुकाबले में ये ज़्यादा बेटर एरिया निकाल पा रहा है।
वो जो बड़े बड़े गैप्स छूट गए थे, यहाँ पे 4 गैप्स है पर छोटे छोटे से गैप्स है। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ ये ज़्यादा बेटर है, 4 रेक्टेंगल के साथ करो और बेटर एरिया निकलेगा, और 4 रेक्टेंगल का आप एरिया यहाँ पे निकाल सकते हो। करने कैसे हम बोलेंगे, सारे रेक्टेंगल L×B करना पड़ेगा। पहले रेक्टेंगल का जो अगर मैं L निकाले फंक्शन में डाल के 10 में डाल के निकाल देंगे, ठीक है ना। दूसरे रेक्टेंगल का L15 डाल के, तीसरे रेक्टेंगल का 20 डाल के, चौथे रेक्टेंगल का 25 डाल के वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और विड्थ सबकी 5-5-5-5 हो गई, क्योंकि 5-5 मैंने उसके भी 2 पीसेस कर दिए ना, तो 5-5-5-5 की विड्थ होगी। आई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो अब अगर मैं इसको थोड़ा आंसर्स निकाल के दिखाऊँ आपको, तो कैसे निकालूंगे, यहाँ पे एरिया जो निकलेगा एरिया, तो इन चारों रेक्टेंगल के एरिया का सम आ रहा है 7550, जो कि आप देख सकते हो 5800 से ज़्यादा निकल के आ रहा है, ठीक है ना। और हम बोलेंगे यहाँ ज़्यादा निकल के आएगा क्योंकि इसने वो जो ज़्यादा बड़े एरिया छोड़ देते, इसने छोटे एरियाज छोड़े हैं, तो इसने ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, इसने पिंक ग्राफ का ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ज़्यादा क्लोज आंसर है पिंक ग्राफ के। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप कहोगे कि यार ऐसे तो फिर मैं जितने ज़्यादा रेक्टेंगल बना दूंगा उतना बेटर आंसर निकलेगा। और सबसे ज़्यादा रेक्टेंगल कितने बनाए जा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आप रेक्टेंगल यहाँ पे बना सकते हो वो है इनफाइनाइट रेक्टेंगल आप बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आप नंबर ऑफ रेक्टेंगल को इनफाइनाइट कर देते हो तो आपका जो फिगर है वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे मैंने बनाया। यहाँ मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल नहीं बना पाया हूँ, आप मान सकते हो मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल तो नहीं बना सकता, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप दिमाग लगा सकते हो, अगर आप इनफाइनाइट रेक्टेंगल यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो मेरे जो 2 ग्रीन लाइन के बीच में आपको थोड़ा वाइट दिख रहा होगा, वो भी दिखना बंद हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रेक्टेंगल बनाओगे ना, बहुत क्लोज लाइंस खींचनी पड़ेगी, बहुत पास लाइंस को खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो थोड़ा बहुत वाइट गैप दिख रहा है ना, ये भी बंद हो जाएगा अगर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बना पाओ, ठीक है ना। लेकिन आप लॉजिक में सोचो, अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल बना पाते हैं तो एक तो पूरा एरिया भर जाएगा रेक्टेंगल से, ठीक है ना। और ये जो छोटे छोटे से वो गैप्स आ रहे थे, यहाँ पे जो गैप आ रहे थे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे मैं इनफाइनाइट रेक्टेंगल बना के उन सब के एरिया का सम कर लूँ तो मैं एग्जैक्टली आप कह सकते हो ये पिंक ग्राफ का एरिया ढंग से निकाल पाऊंगा, समझ गए। 2 रेक्टेंगल या 4 रेक्टेंगल बना के जो थोड़ा बहुत गैप रह जा रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, छोटे छोटे बिल्कुल ना के बराबर गैप बचेंगे, ठीक है ना। तो इन इनफाइनाइट रेक्टेंगल का अगर आप एरिया का सम कर लो तो आपको ग्राफ का एरिया एग्जैक्टली निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम उठता है कि यार क्या मतलब मेरे को इनफाइनाइट बार सम करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे 2 रेक्टेंगल बनाए 2 बार सम करना पड़ा, 4 रेक्टेंगल बनाए तो 4 बार सम करना पड़ा, ऐसे इनफाइनाइट बार सम करना पड़ेगा, मैं तो पागल ही हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना पड़ता। असल में जो आप ये जो एरिया निकाल रहे हो, इस एरिया का और एंटी डेरिवेटिव का, इन दोनों चीज़ों का आपस में लिंक है। एरिया अंडर द ग्राफ का और एंटी डेरिवेटिव का दोनों का आपस में लिंक होता है, ठीक है ना। क्या लिंक है उसको यहाँ पे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले तो आप ये समझ लो, जो वर्ड इंटीग्रेशन आया ना, ये इंटीग्रेशन वर्ड इस एरिया की वजह से आया है, क्योंकि मैथमेटिशियन ने दिमाग लगाया था तो वो कहते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनफाइनाइट रेक्टेंगल के एरिया का सम कर रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं। इंटीग्रेशन जो वर्ड है उसका मतलब ये होता है इकट्ठा करना, उसका वर्ड का मतलब इकट्ठा करना होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने जब ये देखा कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स को उनके एरिया को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को इंटीग्रेशन नाम दिया कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेशन बोल दिया। ये जो कम कर रहे हैं ना, ये रेक्टेंगल्स की बहुत सारे रेक्टेंगल बनाने को एरिया जोड़ रहे हैं, इसको उन्होंने बोला हम इंटीग्रेशन बोलेंगे इसको उन्होंने इंटीग्रेशन बोला, इसका नाम इंटीग्रेशन रख दिया गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का नाम यहाँ से आया, ठीक है। एक तरफ मैथमेटिशियन ने जो प्रोसेस वो कर रहे थे, इनफाइनाइट रेक्टेंगल का सम कर रहे थे, इसका एक अलग नाम रखा, इसको इंटीग्रेशन बोला। और दूसरा उन्होंने इसका सिंबल भी बनाया, एक अलग सिंबल भी बनाया इसका। तो इंटीग्रेशन का उन्होंने ऐसे एक सिंबल बनाया, ये ऐसे एक सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसे जिसको आप लंबा खींच दो, एस को लंबा खींच दो तो आपका एस कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है ना। और आप समझ सकते हो उन्होंने ऐसा सिंबल क्यों बनाया इंटीग्रेशन का, क्योंकि वो एक सम के बारे में बात करें, इनफाइनाइट रेक्टेंगल के एरिया का सम के बारे में बात करें, इसलिए उन्होंने इंटीग्रेशन का ऐसा सिंबल बनाया, ठीक है ना। और उसके अंदर फिर वो ऐसे लिखते हैं f(x) .dx ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना। तो लोगों ने पूछा ये क्या क्या लिखा है आपने, बताना जरा। तो वो कह रहे हैं कि देखो बेसिकली हम एक सम के बारे में बात कर रहे हैं, एक सम किया जा रहा है, किसका सम किया जा रहा है, f(x) इंटू में dx का। f(x) जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि कोई फंक्शन होगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे f(x) कोई फंक्शन है x² + 40 कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था वो जो फंक्शन होता है उसी की हेल्प से हम हाइट्स पता लगा रहे थे रेक्टेंगल्स की। तो कह रहे हैं कि हम बेसिकली हाइट इंटू में विड्थ के बारे में बात कर रहे हैं। हाइट इंटू में विड्थ, समझिए हाइट को रिप्रेजेंट करता है और विड्थ को, हाइट इंटू में विड्थ, तो रेक्टेंगल के एरिया का एक सम के बारे में बात किया जा रहा है। और ये बेसिकली नॉर्मल सम नहीं है, एक इनफाइनाइट सम है, इनफाइनाइट रेक्टेंगल के सम के बारे में बात किया जा रहा है। आई आपको समझ में आ रहा होगा ये करके। अब कई बच्चे कहते हैं dx ये विड्थ, तो बोलिए इसके लिए मैंने समझाने के यहाँ पे कुछ यहाँ पे पहले ड्राइंग बना ली है। ये आपकी 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ग्राफिकली हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। आपको याद होगा, आपने सीखा था, ठीक है ना, उम्मीद लगा रहा हूँ आपको याद होगा। तो जैसे ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है ना, कोई फंक्शन है f(x),
तो किसी फंक्शन का जब हम किसी पर्टिकुलर ए पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालते हैं तो ग्राफिकली हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट से कभी भी आप स्लोप नहीं निकाल सकते, इसलिए हम क्या करते हैं उस ग्राफ पे 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। 2 पॉइंट को जॉइंट करके जो एक लाइन बनती है उसको हम सीकेंट कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम ये 2 पॉइंट मैंने जॉइंट करे, इसको मैं ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे बना दूँ, इससे दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आपको याद होगा, ठीक है ना। और ये जो होता है इसको हम बोल देते हैं डेल्टा वाई, और इसको हम बोल देते हैं डेल्टा एक्स, समझ गए ना। ये जो 2 पॉइंट थे, इन 2 पॉइंट से जो सीक्वेंस बन रहा था उसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐसे करके जॉइंट करके वो डेल्टा वाई डेल्टा एक्स निकला। तो एक लाइन का फिर आपको स्लोप निकालने के लिए आपको डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स करना हो, तो आपको याद होगा ना y2 - y1 x2 - x1, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के अंदर आपने सीखा था, ठीक है ना। तो बोलेंगे ठीक है, फिर हम बोलेंगे लेकिन ये तो इस सीकेंड का स्लोप आएगा। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं अगर आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना, हम क्या करते हैं, वो जो सीकेंड के वो जो 2 पॉइंट थे उसमें से उस वाले पॉइंट को धीरे धीरे क्लोज लाने की कोशिश करते हैं ना, उसको धीरे धीरे क्लोज लाते हैं, आगे लाते हैं। जब आप इस पॉइंट को आगे लाओगे तो इस पॉइंट पिछला वाला जो सीकेंड था और अगला वाला जो सीकेंड था उसका स्लोप पहले वाले से कम है, और आप धीरे धीरे देखते हैं कि वो धीरे धीरे टेंजेंट के पास आ रहे हैं, ठीक है ना। इस वाले का स्लोप इस टेंजेंट से ज़्यादा दूर है, लेकिन जो अगला है वो टेंजेंट के स्लोप के थोड़ा क्लोज आ रहा है, उसके स्लोप के थोड़ा थोड़ा क्लोज आ रहा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे करके हम उन पॉइंट को बहुत ज़्यादा क्लोज ले आते हैं, इतना क्लोज ले आते हैं कि वो टेंजेंट्स के मतलब वो जो फर्स्ट पॉइंट था टेंजेंट जिसपे वो जो फर्स्ट पॉइंट है जिसका हम टेंजेंट निकालना चाह रहे हैं वो दूसरे वाले पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा क्लोज ले आते हैं उस पॉइंट के। तो वो जो बहुत क्लोज वाले पॉइंट से जो सीकेंड बनता है वो उसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप के लगभग बराबर होता है। तो ऐसे करके पॉइंट्स को क्लोज ला के हम क्या कर लेते हैं, सीकेंड से टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। 11वीं क्लास का टॉपिक में इन पे ज़्यादा घुसड़ नहीं रहा, ठीक है ना। हम जैसे जैसे इस पॉइंट को क्लोज लाते हैं, जैसे इसको और पास लाते हैं, तो होता क्या है कि वो जो आपने डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बनाया था ना वो धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। आप इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। और समझिए ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स पहले बहुत बड़े थे, फिर वो छोटे होने लगते हैं। जैसे जैसे पॉइंट क्लोज आता है डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बहुत छोटे छोटे होते चले जाते हैं, ठीक है ना। जब वो पॉइंट बहुत क्लोज आ जाता है, जब हम कहते हैं लगभग स्लोप ऑफ टेंजेंट आने वाले 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया, उससे जो सीकेंड आएगा उसका स्लोप लगभग टेंजेंट के स्लोप के आसपास होगा, ठीक है ना। तो वो पॉइंट जब बहुत क्लोज आ जाते हैं ना तब हम कहते हैं कि मतलब उसको आप थोड़ा अगर जूम करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर जूम करना है तो आप ऐसे समझो कि वो जो ग्रीन पॉइंट है उसके बहुत क्लोज दूसरा पॉइंट आ चुका है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हम कहते हैं कि यार अगर आप यहाँ पे देखो ना तो बहुत छोटा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स होगा, और बहुत छोटे डेल्टा वाई डेल्टा एक्स को हम डी वाई डी एक्स कहते हैं, समझ गए। स्मॉल ए है बिग चेंज इन एक्स, बिग चेंज इन वाई, वो है स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई, समझ गए। डेरिवेटिव को आप डी वाई बाई डी एक्स से डोनेट करते हैं ना, तो यहाँ पे आप सीकेंड में डेल्टा वाई बाई डी एक्स डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहते हो, और डेरिवेटिव में डी वाई बाई डी एक्स कहते हो कि स्मॉल चेंज इन एक्स में स्मॉल चेंज इन वाई, इसके बारे में आप बात किया जाता है। मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं घुसना चाह रहा क्योंकि 11वीं क्लास का टॉपिक है, ठीक है ना। आप 11वीं क्लास की वीडियोस देख सकते हो अगर आपको इन चीज़ों में और अच्छे से समझना है इन चीज़ों को, बाकी छोड़ दो। लेकिन उम्मीद लगा आपको समझ में आएगा कि ये जो हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स से डेरिवेटिव क्यों डोनेट करते हैं। बट अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो डेल्टा एक्स है, ये आप समझ सकते हो डेल्टा एक्स एक बहुत छोटे एक्स में चेंजेस के बारे में बात करता है। जब बहुत छोटा एक्स है, समझना, बहुत बड़े बड़े एक्सिस को हम डेल्टा एक्स से, बहुत बड़े बड़े वाइज में चेंजेस को डेल्टा वाई से डोनेट किया जाता है। बहुत छोटे छोटे से एक्सिस को हम डेल्टा डी एक्स डी वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत छोटे एक्स को हम डी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैथमेटिशियन यहाँ पे बोला कि हम यहाँ पे बहुत छोटे छोटे से एक्सिस के बारे में बात करें, बहुत छोटे छोटे जो एक्स में विड्थ है ना वो बहुत छोटी छोटी है, तो इसने बोला कि हम डी एक्स से विड्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। आई आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैथमेटिशियन कह रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ सम ऑफ, इससे वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट जो एफ एक्स बताएगा, ठीक है ना, और विड्थ जो डी एक्स से छोटे छोटे विड्थ के बारे में बात किया जा रहा है। तो उन्होंने इस तरीके से हम कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन उसका सिंबल बनाया। आई आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल है बेसिकली एरिया के बारे में बात कर रहा होता है, और हम यहाँ पे नीचे यहाँ पे ए और बी भी लिख देते हैं। ए और बी हम बताते हैं कि हम ए से लेकर बी तक, इसे हम कह देते हैं लोअर लिमिट, और इसे कहा जाता है अपर लिमिट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, कहाँ से लेकर कहाँ तक का सम किया जा रहा है उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने बात किया कि आपको जब ये करना होता है इनफाइनाइट रेक्टेंगल का एरिया का सम करना होता है, तो एक्चुअली में आपको इनफाइनाइट बार ये सम नहीं करना पड़ेगा। एक्चुअली में जो मतलब एक एक रेक्टेंगल जैसे हमने ऊपर किया था वैसे नहीं करना पड़ता। इसका एक लिंक होता है एंटी डेरिवेटिव से। एंटी डेरिवेटिव मैंने आपको बताया, एंटी डेरिवेटिव को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डोनेट करते हैं ना। तो अगर आपको जो फंक्शन दे रखा है उसका आप एंटी डेरिवेटिव निकाल लो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल लो, ठीक है ना। कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकाल लो, और उसके अंदर आप क्या करो, ये जो ए और बी जो दो आपको वैल्यू दे रखी थी, दोनों वैल्यू डाल के उनको घटा दो। इसको मैं ऐसे लिखते हैं, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, उसका आपको एंटी डेरिवेटिव निकालना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और उसमें जो दो बी और ए बताए गए थे इनको डाल के उनको घटाना होता है, और उससे आपका एरिया आ जाता है। अब इसको मैं यहाँ पे तो नहीं, इसमें तो नहीं करा रहा, लेकिन मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से करके बताता हूँ जिससे आपको बातें जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे इमेजिन करो कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ,
यहाँ पर मैंने 2 ग्राफ बनाया है, ठीक ना। ये पहला वाला जो ग्राफ है ये आप इमेजिन कर लो जो हमारा फर्स्ट मैंने बनाया था यहाँ पे, इस वाले ग्राफ को री इमेजिन कर लो 40 वाला ग्राफ, ठीक है ना। तो ये 40 वाले ग्राफ को री इमेजिन कर लो 40 वाला ग्राफ, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स वाई ले रहा हूँ, स्पीड टाइम वगैरह नहीं ले रहा, मैं नॉर्मल मैथमेटिक्स में कर रहा हूँ, एक्स वाई है बस उसी में करना है, स्पीड टाइम वगैरह धक्का दो, स्पीड है टाइम है वो क्या है हमारे को उससे मतलब नहीं, वो सेल है कि इनकम है, क्योंकि एक्स वाई सेल इनकम ये सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हमारे को इस पर ध्यान नहीं देना, हमारे को बोलना कि एक्स वाई है बस कुछ ग्राफ है, हम उसका मैथमेटिकली कुछ आंसर निकाले, ठीक है ना। तो मैं वो ग्राफ का मैं आपको एरिया निकालने की बात कर रहा था, पीछे हम एरिया निकाला था। तो इसी को अगर मैं इस वाली नॉलेज से निकालूं जो मैंने भी ये वाली नॉलेज डेवलप करी, तो इसी वाली नॉलेज क्या कहते भाई आपको ना इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले। तो फंक्शन समझ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन ग्राफ है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 40। इस फंक्शन ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। और ये जो फंक्शन इसको इमेजिकली फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, समझ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन जाता है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब इसका अगर मैं एंटी डेरिवेटिव निकालता हूँ, पहले इसका मेरे को एफ ऑफ एक्स अगर दे रखा है क्या बोलते हैं 40, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स बताओ क्या होगा, लगाओ दिमाग, 40x, क्योंकि 40x का डेरिवेटिव करके 40 आएगा, ठीक है ना। अब वो ये कह रहा था कि भाई एंटी डेरिवेटिव आपको आगे, वो कह रहा था कि पीछे जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा वो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स करना है फ्रॉम समथिंग पॉइंट ए टू बी, तो हम लिख दें यहाँ पे हम 10 से 30 तक कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको मैं ढंग से लिखूँ तो ये एफ ऑफ एक्स आप हटा दें, यहाँ पे आप यहाँ पे वो फंक्शन लिखो, फंक्शन है 40, समझ ना, 40 वो फंक्शन था जिसका हम वो इंटीग्रेशन करें, तो 40 आपके यहाँ 40.dx, तो छोटे छोटे बिट्स ले होंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना, जो मैं बना लेता लेकिन ले होंगे, और हम 10 से लेकर 30 तक सम कर रहे हैं, ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालो, मैंने एंटी डेरिवेटिव तो निकाल लिया पहले, 40x होता है, निकाल लिया पहले, पता है वो तो मेरे को। वो कह रहा है उसमें आपको ये 30 और ये 10 लेकिन को डाल के घटाना है, तो पहले 40x में 30 डालेंगे, ठीक है, इस 40x में 10 डाल के समझ इसके अंदर एंटी डेरिवेटिव के अंदर घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा 400, हाँ, और ये घटा के आपका जाएगा 800, और ये आंसर एक्जैक्टली मैच कर रहा है जो हमने पहले निकाला था, अगर आपको याद हो, ठीक है ना। और इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे बोलेगा फंक्शन क्या दे रखा है एक्स, और इसका जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताओ, तो इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, आपको फंक्शन चाहिए इसका डायरेक्ट करके एक्स आता हो, इसी का डायरेक्ट करके एक्स आएगा, समझ गए। और फिर हम बोलेंगे अगर हमारे को इंटीग्रेशन के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे मेरा एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है ना, समझ गए ना, मोटा मोटा ये सेम रहता है, ये सेम रहता है, बीच में आपको फंक्शन लिखना होता है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, जिसका आप एरिया निकाल रहे हो या फिर कह सकते हैं। तो 10 से लेकर 30, तो इसका जो एंटी निकल के है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2। अब बोले इसके अंदर अगर आप क्या बोलते हैं 10 यहाँ लिख दो, 30 यहाँ लिख दो, फिर 10 30 दोनों डाल के घटा दो, तो पहले 30 डालेगा, अपर लिमिट पहले डालेगा, ठीक है ना, 30 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और माइनस में 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 900/2 विच 450 माइनस 100/2 विच 50, तो आंसर निकल के 400। अभी कैसे कंफर्म करना है मेरा, इसका आंसर तो चलो पीछे से कंफर्म हो गया इस वाले का, तो ठीक है, इसका कैसे कंफर्म करना है, तो ये 2 ट्रायंगल्स हैं, आप दोनों ट्रायंगल का अगर घटा दो एरिया तो आपको ये बीच वाला एरिया वैसे भी आ जाएगा, और आप देखो घटा के तब क्या आता है, और मेरा एरिया 400 आ रहा है, क्या दोनों मैच करते कि नहीं करते, आप पाओगे आंसर मैच करता है। तो ये जो है कि भाई ये इनफाइनाइट रेक्टेंगल का सम एंटी डेरिवेटिव में वैल्यू डालने से निकल जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कैसे मैथमेटिशियन यहाँ तक पहुँचे, कैसे उन्हें ये रिजल्ट निकल के आया, वो अलग बात है, उस पर हम बाद में फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी आपको बोलना अरे हाँ यार ये होता है, ये होता सही काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है। तो हम किसी भी ग्राफ के अंडर के एरिया निकालने के लिए हम ये समझें क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन करने में क्या करना होता है, एंटी डेरिवेटिव निकाल के उसके अंदर वो वैल्यूज़ को करना होता है, उसको आपका एरिया आ जाता है। और एरिया निकाल के जैसे कार वाले केसेस में मैंने बोला हम डिस्टेंसेस के बारे में बता सकते हैं कि फिजिक्स में काम आएगा, समझ में, फिजिक्स में काम आने वाले आइटम, जब हमारे को किसी चीज़ का डिस्टेंस फिजिक्स निकालना है और वेलोसिटी वगैरह के फंक्शंस की बना, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेशंस करते हैं, उससे डिस्टेंस वगैरह निकल के आता है, ठीक है ना। और भी जगह में काम आता है, लेकिन वो फिजिक्स में उधर आप छोड़ दो, आप मैथमेटिक्स पे हम फोकस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन एक मैंने एग्जाम्पल दिया ताकि आप इसको रियल लाइफ से लिंक कर सको कि हाँ रियल लाइफ में ये कैसे काम आता है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। 2 बड़े रीज़न है, पहला एंटी डेरिवेटिव, न्यूटन वो इंसान जिसने डेरिवेटिव का मैथमेटिक्स बनाया, उसी ने दिमाग लगाया कि अगर हम डेरिवेटिव का उल्टा करें तो डेरिवेटिव के उल्टे को उसने एंटी डेरिवेटिव बोला। लेकिन जब उसने किया, उसने एंटी डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करी, तो उसको दिखा कि नहीं यार एंटी डेरिवेटिव निकालना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। और जब उसको दिखा कि ये मुश्किल है तो उसका इंटरेस्ट जागा इसके अंदर, और उसने क्या किया, उसने एक पूरा मैथमेटिक्स बनाया, इंटीग्रेशन का मैथमेटिक्स, जिसके अंदर फिर उसने मैथड वगैरह बनाया, उसने
कुछ मेथड डेवलप करे, ठीक है ना, जिसकी हेल्प से फिर उसने बोला कि आप ये कर सकते हो, जो फंक्शन है उनके आप एंटी डायरेक्टिव निकाल सकते हो, ठीक है ना। और वही मेथड मैंने बोला आपको इस चैप्टर के अंदर सिखाए जाते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन को चैप्टर इसके अंदर आपको मेथड सिखाए जाते हैं कि कैसे आप एंटी डायरेक्टिव निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा रीजन था एरिया अंडर द ग्राफ। न्यूटन ने एरिया अंडर द ग्राफ निकालने के लिए भी इंटीग्रेशन को बनाया था, ठीक है ना। न्यूटन आपको पता होगा, न्यूटन एक मैथमेटिशियन भी था, इसको मैथ भी आता था, और एक फिजिसिस्ट भी था, इसको फिजिक्स भी आती थी, ठीक है ना। मतलब फिजिक्स का भी एक्सपर्ट था ये। तो फिजिक्स की प्रॉब्लम्स थी ये कि एरिया वेरिया निकालना पड़ता था ग्राफ्स के अंदर। तो न्यूटन ने फिजिक्स के रीजन से भी कहा जाता है कि इंटीग्रेशन के मैथमेटिक्स को बनाया, क्योंकि वो फिजिसिस्ट था, फिजिक्स की नॉलेज रखता था। तो फिजिक्स में वो समझ गए ना, वो करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो उसमें उसको था कि यार मैं कैसे पता लगाऊं, जैसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह, जब किसी चीज़ की स्पीड वगैरह सेम नहीं है। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि न्यूटन ने इंटीग्रेशन के मैथमेटिक्स को बनाया, ठीक है ना। दो रीजन हम कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एरिया अंडर द ग्राफ। नाउ जब हम एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, और जब हम एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। इंटीग्रेशन करने के दो रीज़न है, मैंने आपको बताया। कभी कभार तो होता है कि हम बस एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम ये कर रहे होते हैं, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे होते हैं, तो हम कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। और कभी कभार ये होता है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो जो रिवर्स जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उससे हमारे को एरिया निकालना है। जब हम एरिया निकाल रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो नाम का फर्क होता है, ठीक है ना, एक तो नाम का डिफरेंस है, दूसरा सिंबल का भी डिफरेंस होता है। सिंबल का क्या डिफरेंस होता है, जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो हम ये वाला सिंबल बनाते हैं, इंटीग्रेशन के सिंबल बनाते कर रहे, तो इंटीग्रेशन ये उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो इसलिए जा रहे हैं कि बस हमारे को एंटी डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना। तो तब हम ऐसे लिखते हैं f(x)(dx) लिखते हैं, और ऊपर नीचे वो ए भी नहीं लिखते, जो मैं लिखवा रहा था ना वो नहीं लिखते, क्योंकि वो एरिया में होता है ना कि यहाँ किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट तक है, तो वो नहीं लिखते। लेकिन जब ये कर रहे होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं, तो हम लिखते हैं f(x) ऐसे dx लिख के नीचे ए और बी भी लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। जब हम वैसे एंटी डेरिवेटिव निकाले तो हम बोलते हैं इंडेफिनेट निकल रहे हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, और तब ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं विदाउट ए एंड बी। और जब एरिया अंडर द ग्राफ निकाल रहे होते हैं तो हम ए और बी भी लिख के चलते हैं, ठीक है ना। पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रल सीखना होता है, और उसके बाद फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रल सीखना होता है, ठीक है ना। तो पहले हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को सीखना स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट जो वीडियोस आएगी उसके अंदर, ठीक है ना। इंडेफिनेट इंटीग्रल हम सीखेंगे, और इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आप समझ सकते हो हम क्या करेंगे, हम एंटी डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे कि फंक्शन के कैसे एंटी डेरिवेटिव निकाले जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ आपको फंक्शन लिख के दिखाया, तो दिखाया ना लिख के कि इनका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकलेंगे इनका एंटी डेरिवेटिव। और इन जैसे और भी फंक्शंस होते हैं, ये तो मैंने बहुत सिंपल लिखे हैं, और भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन होते हैं, तो कैसे निकलते हैं एंटी डेरिवेटिव वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। और उसके अंदर हमारे को मेथड सीखने होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 4 मेथड होते हैं, इंस्पेक्शन, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाय पार्ट्स, ठीक है ना। और उसके अलावा एक तो छोटी मोटी चीज़ें और होती है, तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जैसे मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और हो सके तो और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये जो टॉपिक्स इंटीग्रेशन वगैरह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बच्चों को नहीं समझ में आते। आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिनके भी सर के ऊपर से निकल रहे होंगे टॉपिक, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो देख के समझ में अच्छा लगा टॉपिक, हाँ तो मतलब अच्छे से समझ में आ गया, थोड़े भी हेल्प लग रहा है आपको, तो आप औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। जिन लोगों को आपको लगता है यार उसको भी परेशानी है टॉपिक के अंदर, उसके साथ वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना। और बाकी जैसे मैंने पहले भी बोला कि और कोई चैप्टर है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस है, वेक्टर अलजेब्रा, या फिर प्रोबेबिलिटी, या फिर फर्स्ट बुक के जो चैप्टर्स है रिलेशन फंक्शन वगैरह, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, वो भी आप इसे समझ के पढ़ना चाहते हो, तो मैंने ऐसी अच्छे से डिटेल में मतलब समझा के, ऐसे नहीं बस क्वेश्चन कराने के लिए समझा के मैंने वो चैप्टर्स पढ़ाए हैं, टॉपिक्स पढ़ाए, ठीक है ना। आप जाके प्लेलिस्ट है उनमें उनकी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है ना। एंड बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।